तो हेलो दोस्तों, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ अलग से टॉपिक हैं, उनको कवर करने का प्रयास किया जा रहा है लोक प्रशासन में। दूसरा लेक्चर है हम लोगों का। इस लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, संगठन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो संगठन की कतिपय आधारभूत तकनीकी समस्याएं हैं, जैसे जैसे संगठन का विभाजन किस आधार पर किया जाए, प्रशासन का कार्य चलाने के लिए विभिन्न इकाइयों का निर्माण किस विधि से किया जाए, संगठन से सत्ता को किस प्रकार वितरित एवं नियंत्रित किया जाए, संगठन की विभिन्न इकाइयों के बीच पारस्परिक सहकार भावना किस प्रकार से जागृत की जाए, सब समस्याएं होती हैं संगठन के भीतर। संगठन संबंधी उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए लोक प्रशासन के विभिन्न विद्वानों के कतिपय सिद्धांतों का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। इन्हें ही प्रशासनिक संगठन के मूल तत्व या सिद्धांत कहा जाता है। तो संगठन संबंधी उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए लोक प्रशासन के विभिन्न विद्वानों ने कतिपय सिद्धांतों का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है। इन्हें ही प्रशासकीय संगठन के मूल तत्व या सिद्धांत कहा जाता है। यद्यपि कतिपय लेखकों की मान्यता है कि संगठन के सिद्धांत होते ही नहीं हैं। उनके अनुसार संगठन के तथाकथित सिद्धांत केवल कहावतें, प्रोवर्ब्स हैं। जैसा कि हार्वर्ड साइमन का अभिमत है कि अधिकतम प्रशासकीय सिद्धांतों में दुर्भाग्यवश कहावतों का यह दोष पाया जाता है। अधिकतम प्रशासकीय सिद्धांतों में दुर्भाग्यवश कहावतों का यह दोष पाया जाता है। प्रायः प्रत्येक सिद्धांत के लिए हमें उतना ही सत्य प्रतीत होने वाला तथा स्वीकार विरोधी सिद्धांत मिल सकता है। सिद्धांत में यह संकेत नहीं मिलता कि कौन सा नियम प्रयुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त है। यद्यपि यह सर्वविदित है कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों से भौतिक विज्ञान के नियमों की गणितीय निश्चितता तथा अपरिवर्तनशीलता नहीं पाई जाती, तथापि यह भी उतना ही सत्य है कि लोक प्रशासन संगठन के भी अपने सिद्धांत हैं, जो गहन एवं सूक्ष्म अवलोकन के परिणाम होते हैं। संगठन के संबंध में विस्तार से अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि लूथर गुलिक, उर्विक, हेनरी फ्योल, टेलर, बिलोबी आदि विभिन्न लेखकों के कतिपय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है विभिन्न लेखकों द्वारा। अपने प्रयोगों के आधार पर फ्रेडरिक टेलर ने संगठन में कार्यकुशलता तथा मितव्ययिता में सुधार के उद्देश्य से व्यापक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत निर्मित किए। तो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं। फिर लूथर, गुलिक एवं उर्विक ने अपने अन्य लोगों के अनुभवों एवं अध्ययनों को एकत्रित करके प्रशासन तथा संगठन के सामान्य सिद्धांतों के निर्माण में योगदान दिया है। दोनों ही संगठनात्मक कार्यकुशलता के स्तर को बढ़ाने वाले तटस्थ सिद्धांतों के सिद्धांत समर्थक हैं। उन्होंने पेपर्स ऑन साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1937 में बुक आती है, लूथर, गुलिक एवं उर्विक की पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक ग्रंथ का संपादन किया, जो प्रशासन विज्ञान में अनुपम योगदान समझा जाता है। इसमें प्रशासन के सिद्धांतों का सार दिया गया है और दावा किया गया है कि कार्यकुशलता से निवेदित लोक प्रशासन एक विज्ञान बन सकता है। यह सच है कि आज तक संगठन के कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं बन पाए हैं। यह भी निश्चित है कि संगठन के सिद्धांत भौतिक विज्ञान के नियम नहीं हैं, ये तो अनुभवजन्य सिद्धांत हैं। फिर भी सिद्धांत अवश्य हैं। इन सिद्धांतों को संगठन के मूल तत्व अथवा संगठन के आंतरिक संचालन की समस्याएं भी कहा जाता है। इन्हें प्रबंध की समस्याएं अथवा प्रशासकीय संगठन की प्रावैधिक तथा तकनीक समस्या भी कहा जाता है। हेनरी फ्योल के अनुसार ऐसे सत्य हैं जो सिद्धांत मान लिए गए हैं और जिन पर विश्वास किया जा सकता है। इस प्रकार इस संबंध में प्रोफेसर एल डी वाइट का कथन है, उल्लेखनीय है, कि ये व्यवहार के कार्य नियमों का सुझाव देते हैं जो विस्तृत अनुभव के कारण मान्य से हो गए हैं। तो मून एवं रैली ने एक आदर्श संगठन के निम्नलिखित 4 सिद्धांतों का उल्लेख किया। मून एवं रैली ने एक आदर्श सिद्धांत या एक आदर्श संगठन के 4 सिद्धांत बताए हैं। पहला समन्वयात्मक सिद्धांत यानी कोऑर्डिनेटिव थ्योरी, फिर दूसरा है पद सोपान सिद्धांत यानी हायरार्किकल थ्योरी, फिर है कार्यात्मक यानी फंक्शनल सिद्धांत और स्टाफ एंड सूत्र सिद्धांत। तो किसी भी संगठन में 4 सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से? समन्वयात्मक सिद्धांत, पद सोपान सिद्धांत, कार्यात्मक सिद्धांत और स्टाफ एवं सूत्र सिद्धांत। ये मून एवं रैली के अनुसार है। हेनरी फ्योल ने संगठन के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया। कौन कौन से? समविभाजन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश का ऐक्य, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता, निर्देशन का ऐक्य, फिर व्यक्तिगत हित सामान्य हित से गौण है, पारिश्रमिक रिम्यूनरेशन, केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन, स्केलर श्रृंखला, सुव्यवस्था, समता, पदावधि की स्थिरता, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, फिर पहल करने की शक्ति,
पावर टू इनिशिएट और सहयोग की भावना, फीलिंग ऑफ कॉपरेशन। इन 14 सिद्धांतों को फ्योल ने सार रूप में 5 तत्वों में पेश किया है। कौन कौन से? तो इन जो 14 सिद्धांत हैं इनको हम सार में या हेनरी फ्योल ने 5 तत्वों में पेश किया है। कौन कौन सी? योजना, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। योजना, कोई भी संगठन होगा उसकी एक योजना होगी, उसका संगठन होगा, उसके आदेश होंगे संगठन के नेतृत्व के, फिर समन्वय और नियंत्रण। ये फिर जैसा कि हमने देखा है कि लूथर गुलिक ने पोस्कोर्व का सिद्धांत दिया है। पोस्कोर्व तो एक्रोनिम में प्रत्येक अक्षर प्रशासन के 7 कार्यों में से एक को प्रदर्शित करता है और यह फ्योल के प्रशासन के तत्वों का पर सुधार है। तो पोस्कोर्व सिद्धांत ये कौन किसने दिया है? हेनरी ये लूथर गुलिक ने दिया है पोस्कोर्व का सिद्धांत, और ये सुधार है किसमें? जो फ्योल ने प्रशासन के सिद्धांत दिए, 14 सिद्धांत दिए थे ना फ्योल ने, हेनरी फ्योल ने, ये देखिए 14 सिद्धांत दिए थे हेनरी फ्योल ने, इस पे सुधार है, इसी को कंसाइज फॉर्म में लूथर गुलिक ने पेश करने का प्रयास किया है। तो पोस्कोर्व में पी का मतलब है प्लानिंग, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, एस का मतलब है स्टाफिंग, डी का मतलब है डायरेक्शन, सी का मतलब है कोऑर्डिनेशन, आर का मतलब है रिपोर्टिंग और बी का मतलब है बजटिंग। उर्विक ने संगठन के अग्रलिखित 8 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। अब उर्विक ने, ये तो हमारा हो गया फ्योल का, उर्विक ने 8 सिद्धांत बताए हैं। कौन कौन से? उद्देश्य का सिद्धांत, अनुरूपता का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, पदसोपान का सिद्धांत, नियंत्रण क्षेत्र का सिद्धांत, विशेषीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, परिभाषा का निर्धारण का सिद्धांत। लूथर गुलिक ने संगठन के 20 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इन सिद्धांतों के अभिव्यक्ति में गुलिक हेनरी फ्योल के प्रशासन के 14 आधारभूत सिद्धांतों से अधिक प्रभावित हुए। गुलिक के सिद्धांत हैं कार्य विभाजन या विशेषीकरण, विभागीय संगठनों के आधार, पदसोपान द्वारा समन्वय, स्वोद्देश्य समन्वय, समितियों के अंतर्गत समन्वय, विकेंद्रीकरण, आदेश की एकता, स्टाफ एवं सूत्र, प्रत्यायोजन और नियंत्रण का क्षेत्र। ये 14 है, हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए थे, जो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। उपरोक्त विद्वानों के विचारों का विश्लेषण करने पर संगठन के निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों या तत्वों या संकल्पनाओं का विस्तार से उल्लेख आवश्यक है। संगठन के हम लोग बहुत सारे मतलब अगर इनको सबको एनालाइज करें तो हम लोग कुछ सिद्धांत निकाल सकते हैं सामान्य तौर पर, लेखक के अनुसार नहीं, सामान्य तौर पर। तो हायरार्की होती है, एक संगठन में हायरार्की होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूपीएससी है या कोई भी संस्था है उसमें एक हायरार्की होती है। आदेश की एकता होती है। अब अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो वहां पर प्रधानमंत्री का आदेश सर्वोपरि होता है, तो आदेश की एकता होती है। फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की सीमा होती है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। फिर सेंट्रलाइजेशन बनाम विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, और इंटीग्रल वर्सेस इंडिपेंडेंट सिस्टम, यानी एकीकृत बनाम स्वतंत्र व्यवस्था। ये कुछ सिद्धांत हैं जो समान तौर पर निकल कर आते हैं। हम लोग अर्थ और परिभाषा को देखेंगे। तो भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो पद सोपान का अर्थ किसी अधीनस्थ पर वरिष्ठ का नियंत्रण या सत्ता है। तो पद सोपान का मतलब क्या होता है? हायरार्की मतलब किसी अधीनस्थ पर, यानी इसकी कोई सबऑर्डिनेट है तो फॉर एग्जांपल जो एसपी होता है उसका डीएसपी पर, डीएसपी का इंस्पेक्टर पर, ये है नियंत्रण या सत्ता। लेकिन प्रशासन में सोपान क्रम का अर्थ एक ऐसी बहुस्तरीय संगठन से है, एक ऐसे बहुस्तरीय संगठन से है जिसमें क्रमवार कई स्तर होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे किसी संगठन के विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। किसी भी बड़े संगठन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आदेश देते हैं, जबकि उसी संगठन के अन्य लोग इन आदेशों का पालन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेट में चीफ सेक्रेटरी है तो वो जो नीचे के अधिकारी होंगे उनको आदेश देगा, और नीचे के अधिकारी फॉर एग्जांपल कलेक्टर या कमिश्नर उन आदेशों का पालन करेंगे। या चीफ मिनिस्टर होगा तो जो प्रशासनिक तबका होगा उनको आदेश देगा। यही बात है। इसके परिणाम स्वरूप संगठन में ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्वों के कई स्तरों के माध्यम से वरिष्ठ और अधीनस्थ के संबंध स्थापित हो जाते हैं। संगठन में इन संबंधों का पिरामिड आकार का ढांचा स्थापित हो जाता है, जिसे मूनी और रैली के अनुसार सीढ़ी-नुमा प्रक्रिया की संज्ञा दी गई। संगठन में सीढ़ी-नुमा का अर्थ है अधिकारियों तथा संबंधित उत्तरदायित्वों के अनुपात में दायित्वों का स्तर निर्धारित करना। सीढ़ी-नुमा का अर्थ क्या है? अधिकारों एवं संबंधित उत्तरदायित्वों के अनुपात में दायित्वों का स्तर निर्धारित करना। मूनी के अनुसार यह सीढ़ी-नुमा श्रृंखला सभी जगह पाई जाती है,
जहाँ कहीं भी वरिष्ठ एवं अधीनस्थ के संबंधों से बना लोगों का संगठन होगा, वहीं सीढ़ीनुमा सिद्धांत भी लागू होगा। विद्वानों ने पद सोपान की परिभाषा अलग-अलग प्रकार से की है। एल.डी. व्हाइट के अनुसार पद सोपान व्यवस्था में ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्व के कई स्तरों के कारण उत्पन्न वरिष्ठ अधीनस्थ का वह संबंध है जो सब जगह लागू होता है। दूसरे शब्दों में सोपान क्रम का अर्थ है उच्च स्तर से निचले स्तर पर नियंत्रण। प्रशासन में सोपान क्रम का अर्थ किसी संगठन का कई स्तरों अथवा सीढ़ियों में बटा होना होता है। तो कोई भी संगठन आप देख लो, बहुत सारे स्तरों में बटा होता है। जैसे पुलिस महकमा है, तो अगर स्टेट में देखा जाए तो डीआईजी होता है, फिर उसके नीचे आईजी, फिर है ना एसएसपी, सीएसपी, है ना, फिर एसपी, नीचे डीएसपी, मतलब पूरा एक सिस्टम रहता है इंस्पेक्टर तक, फिर हेड कांस्टेबल, तो ये सब चीजें रहती हैं। इसे सीढ़ीनुमा सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे सीढ़ी में एक के ऊपर एक पायदान होते हैं, उसी प्रकार सोपान क्रम में विभिन्न स्तर होते हैं। मोनी और रैली ने इसीलिए इसे सीढ़ीनुमा प्रक्रिया कहा है। अर्ल लैथम ने सोपान क्रम की परिभाषा इस प्रकार की है: यह ऊंचे और नीचे पदों की ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था है जो नीचे से ऊपर तक फैली हुई है। इस व्यवस्था में सबसे बड़ा अधिकारी सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ अपनी पैनी दृष्टि से अपने सबसे निचले कर्मचारियों के दिलों को टटोल सकता है तथा उनकी गतिविधियों को अपने आदेशानुसार जैसा चाहे ढाल सकता है। सोपान क्रम का अर्थ है संगठन की गतिविधियों का मार्गदर्शन करने और उन पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से इकाइयों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनाना। आप प्रशासनिक इकाई को ध्यान में रखिए और इसको समझते जाइए। यह एक ऐसी पद्धति है जिससे विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों को ऊपर से नीचे तक एक दूसरे से जुड़े वरिष्ठ अधीनस्थ संबंधों के माध्यम से किसी साझे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक सूत्र में पिरो दिया जाता है। जेडी मिलेट के अनुसार सोपान क्रम एक ऐसी पद्धति है जिससे विभिन्न लोगों के प्रयासों को आपस में जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक संगठन का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह विभिन्न गतिविधियां करता है और वह अपनी गतिविधियों को विभिन्न इकाइयों में बांटता है। इन इकाइयों को भी जब तक उप इकाइयों में विभाजित किया जाता है तब तक सबसे निचले स्तर न आ जाए। तो बहुत सारी है ना, कोई संगठन होगा, उसका एक उद्देश्य होगा, अब उसकी बहुत सारी गतिविधियां होंगी, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी गतिविधियां होंगी। तो गतिविधियों को वो विभिन्न इकाइयों में बांटता है कि चलो डीएसपी इतना क्षेत्र संभालेगा, एसपी इतना क्षेत्र संभालेगा, है ना, और डीआईजी या आईजी इतना क्षेत्र संभालेगा, है ना। तो अब एसपी के नीचे भी फिर पूरा पुलिस महकमा होता है, डीएसपी, फिर सीएसपी, फिर ना इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, है ना, हेड कांस्टेबल, तो ये सब पूरे महकमा होता है। जो संगठन सोपान क्रम के अनुसार कार्य करता है उसमें अधिकार अथवा सत्ता ऊपर से नीचे की ओर एक एक सीढ़ी अथवा एक एक स्तर नीचे उतरते आती है। सोपान क्रम में ऊपर या नीचे एक एक सीढ़ी या एक एक स्तर चढ़कर या उतरकर आया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी को अपने से वरिष्ठ कर्मचारी के आदेश का पालन करना होता है तथा अपने अधीनस्थ को आदेश देना होता है। तो एसपी डीएसपी को आदेश देगा और डीएसपी एसआई को आदेश देगा। इस प्रकार सोपान क्रम सिद्धांत में आवश्यक है कि ऊपर या नीचे के स्तर में संपर्क स्थापित करते समय बीच के किसी भी स्तर को लाघा या अनदेखा न किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि अब सीधे एसपी सीधे इंस्पेक्टर को तलब नहीं कर सकता, वो डीएसपी को तलब करेगा, है ना। बीच के स्तर को लाघा या उसका अनदेखी न की जाए, है ना। अगर मुख्यमंत्री को बात करनी है तो मुख्यमंत्री किससे बात करेगा, है ना, चीफ सेक्रेटरी से बात करेगा, डायरेक्ट कलेक्टर से बात नहीं करेगा। इन केस मतलब अगर एक फॉर्मेलिटी, एक प्रोसीजर के तहत, है ना, ये बात होती है। इसे उपयुक्त माध्यम से काम करना कहते हैं। अतः इस प्रकार का आदेश या जानकारी एकदम ऊपर से या एकदम नीचे के स्तर से ही आनी चाहिए। या तो आप एसआई से डीएसपी से एसपी तक पहुंचे, फिर आईजी डीआईजी, या तो फिर डीआईजी से आईजी, है ना, एसपी और डीएसपी और एसआई तक पहुंचे। प्रत्येक अधिकारी अपने पास केवल आवश्यक अधिकार ही रखता है, अन्य अधिकारियों को वह अपने अधीनस्थों में बांट देता है। अन्य अधिकारों को वह अपने अधीनस्थों में बांट देता है। इस प्रकार सोपान क्रम के परिणाम स्वरूप निर्णय लेने के विभिन्न स्तरों की रचना होती है। सोपान क्रम ढांचे के कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकारी संगठन के किसी भी स्तर के कर्मचारी को आदेश दे सकता है अथवा उत्तरदायित्व सौंप सकता है। पर सोपान का विशिष्ट लक्षण यह है कि इसमें संगठन अनेक क्रमिक स्तरों से युक्त होता है। इसमें प्रत्येक अधीन व्यक्ति अपने से एकदम ऊपर के अधिकारी से आदेश व निर्देश प्राप्त करता है और उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई संगठन पद सोपान के सिद्धांत पर आधारित है, यह कहने का तात्पर्य होता है कि उसमें सत्ता नीचे से शिखर की ओर उतरती चली जाती है। पद सोपान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि ऊपर के पदाधिकारी कभी भी नीचे के साथ संपर्क स्थापित
करते समय मध्यस्थ पदाधिकारी की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो अगर इंस्पेक्टर से संबंध स्थापित या कोई बात करनी है, तो कहीं न कहीं जो नीचे की लेयर है ना, अगर आईजी कर रहा है या डीआईजी कर रहा है, तो नीचे वाली जो लेयर है एसपी, डीएसपी, उनको अनदेखा उनका नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में इस पद्धति में प्रशासकीय संरचना एक सीढ़ी के समान रहती है। इसमें समस्त कार्यवाही क्रमिक रूप से अथवा चरणों की पद्धति द्वारा होती है। प्रत्येक कार्य उचित मार्ग द्वारा संपन्न होता है थ्रू प्रॉपर चैनल। उसे सत्ता के विभिन्न स्तरों के क्रम से गुजरना पड़ता है। पद सोपान की तुलना पिरामिड से की जा सकती है। इसमें शिखर पर एक प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होता है तथा सत्ता क्रमिक रूप से नीचे की ओर बढ़ती है। हमारे देश में राज्यों के पुलिस संगठन में पद सोपान की रचना निम्नलिखित ढंग से दर्शाई जा सकती है। तो डीजीपी होता है पुलिस का, डीजीपी होता है, फिर डीजीपी, डीजीपी है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होता है किसी भी राज्य में। फिर आईजी होता है, आईजीपी, आईजीपी, फिर डीजीपी, फिर डीएसपी होता है, फिर डीएसपी होता है, फिर डिप्टी एसपी या एएसपी होता है। मतलब ये देखो मध्य प्रदेश में ये चीजें अलग है ना, तो हर क्षेत्र में अलग अलग, मतलब हर राज्य में व्यवस्था अलग अलग होती है। तो ये आप देख लो यहाँ पर कुल मिला के ऊपर से नीचे तक आपको आना है। सर्कल इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, तो वही बात है कि ऊपर एक बड़ा अधिकारी होगा डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसके नीचे आईजी होगा, आईजी के नीचे डीआईजी होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी होगा, फिर एसपी के नीचे डीएसपी होगा, फिर सर्कल इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर होगा, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। तो ये क्रम होता है, ठीक है ना। इसके माध्यम से केवल समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कुछ इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा पद सोपान क्रम है। तो पद सोपान शासन के प्रत्येक विभाग में पाया जाता है। एक लिपिक प्रधान लिपिक के अधीन होता है, तो एक लिपिक प्रधान लिपिक के अधीन होता है। प्रशासन लिपिक एक कार्यालय अधीक्षक ऑफिस सुपरिटेंडेंट के अधीन होता है तथा कार्यालय अधीक्षक अनुभाग अधिकारी सेक्शन ऑफिसर के अधीन है, आदि आदि। यदि लिपिक को कोई बात अनुभाग अधिकारी से कहनी है तो वह प्रधान लिपिक के माध्यम से कार्यालय अधीक्षक तक जाएगा और तब उसके द्वारा अनुभाग अधिकारी तक पहुंचेगा। इसी प्रकार यदि अनुभाग अधिकारी कोई आदेश देना चाहता है तो वह आदेश कार्यालय अधीक्षक के द्वारा प्रधान लिपिक तक पहुंचाएगा, तब उसके माध्यम से लिपिक तक यह आदेश जाएगा। सोपान क्रम के बिना किसी संगठन की कल्पना करना मुश्किल है। निश्चित रूप से संगठन निर्धारित संख्या के लोगों में कार्यों का विभाजन करने की प्रक्रिया है। कार्यों और उत्तरदायित्वों का वितरण आड़ी और खड़ी दोनों दिशाओं में होता है। संगठन के ढांचे में आड़े और खड़े लंबवत दोनों और वृद्धि होती है। तो ऐसे भी यानी एक प्रकार से वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो ये वर्टिकल है, हमें वर्टिकल भी देखना पड़ता है, वर्टिकल भी देखना पड़ता है और हॉरिजॉन्टल भी देखना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो वर्टिकल जैसे मान लो नीचे से ऊपर से नीचे कोई आदेश आया है ना, डीआईजी से आईजी, फिर एसपी, डीएसपी। और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जैसे मान लो कोई जिला है, अब जैसे मान लो एमपी के दो जिले हैं, भोपाल और इंदौर। तो भोपाल का एसपी और जब इंदौर का एसपी आपस में संपर्क करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल संबंध होगा। और वर्टिकल क्या होगा, जब डीआईजी आईजी से या जो एक ही जिले का एसपी अपने डीएसपी से बात करेगा तो वो वर्टिकल होता है। यही बात इसमें कही जा रही है कि कार्यों एवं दायित्वों का वितरण वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल दोनों दिशाओं में होता है। संगठन के ढांचे में वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल दोनों और वृद्धि होती है। तो जब संगठन में नए नए स्तर जोड़े जा रहे हों तो उसे खड़ी वृद्धि कहते हैं। तो जब संगठन में नए नए स्तर जोड़े जा रहे हैं, ये एक स्तर जुड़ गया, ये एक स्तर जुड़ गया, तो ये क्या है, खड़ी वृद्धि है, यानी वर्टिकल एक्सपेंशन है ना। लेकिन जब स्तरों में वृद्धि किए बिना नए नए कार्य व स्थान जोड़े जा रहे हैं, अब यहीं पर हम लोग जैसे मान लो कोई डीवाईएसपी है तो उसी के कार्य में वृद्धि कर दें या उसी के समकक्ष कोई अन्य पद क्रिएट कर दें, तो वो होता है एक प्रकार से क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन जब स्तरों में वृद्धि किए बिना ही नए नए कार्य या स्थान जोड़े जा सकते जाते हैं तो उसे एक प्रकार से
हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कहा जाता है। खड़ी वृद्धि से शीर्ष प्रबंध, प्रेक्षक तथा कार्य निष्पादन का वास्तविक स्तर जैसे स्तरों की रचना होती है। वास्तव में इन स्तरों का तात्पर्य अपने आप में किसी प्रकार की वरिष्ठता या अधीनस्थता नहीं है, फिर भी विभिन्न स्तरों के उत्तरदायित्वों में असमानता, वेतनमान में अंतर तथा उन पर काम करने वाले लोगों की योग्यता एवं गुणों में भेद के कारण संगठन में वरिष्ठ एवं अधीनस्थ संबंध स्थापित हो जाते हैं। श्रेणीनुमा व्यवस्था की आवश्यकता दो कारणों से होती है। पहला, कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त करने के उद्देश्य से, जो कि प्रबंध के सिद्धांत के लिए आवश्यक है, और कार्य को उसके आवश्यक हिस्सों में बांटना, ये उसका उद्देश्य होता है। और विशेषज्ञों के व्यवहार तथा कार्यों को एक संयुक्त प्रयास में जोड़ने की प्रक्रिया, दो चीजें इसका कारण होती हैं श्रेणीनुमा व्यवस्था या हायरार्की के। मूल विशेषताएं क्या हैं? सोपान क्रम की कुछ विशेषताएं तो देख लेते हैं। तो पूरे प्रशासनिक क्रियाकलाप को इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। इन इकाइयों की स्थापना एक के ऊपर एक की जाती है, जिससे पिरामिड्स का सा आकार बन जाता है। विभिन्न स्तरों को अधिकार सौंपे जाते हैं। सोपान क्रम पर आधारित संगठन उचित माध्यम से सिद्धांत का पालन करता है। सभी आदेश और सूचनाएं उचित माध्यम से होकर गुजरती हैं। बीच के किसी भी स्तर को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति केवल अपने से निकटतम वरिष्ठ अधिकारी से आदेश लेता है, किसी भी अन्य अधिकारी से नहीं। यहाँ समादेश की एकता का सिद्धांत लागू होता है। यूनिटी ऑफ कमांड की कोई एक ही अधिकारी, कोई है ना, अपने वरिष्ठतम अधिकारी से ही आप आदेश ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी से भी आदेश लेते तो फिर तो मतलब नहीं रह जाएगा ना संगठन का। फिर उत्तरदायित्व का जो औचित्य है वो समाप्त हो जाएगा। अधिकार और उत्तरदायित्व में समुचित तालमेल रखा जाता है। बिना उत्तरदायित्व के अधिकार खतरनाक होते हैं, जबकि बिना अधिकार के उत्तरदायित्व अर्थहीन हो जाते हैं। तो अगर हम सोपान क्रम को समझना चाहते हैं तो इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। एक अन्य चित्र हम बनाते हैं और मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति ए बैठा हुआ है, यहाँ बी, सी, डी और ई, ठीक है ना। यहाँ पर एफ, जी, एच, आई, ये डिपार्टमेंट, मान लो कि ये पुलिस डिपार्टमेंट है, ये पुलिस डिपार्टमेंट है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, या ये पुलिस डिपार्टमेंट है एक जिले का, और मान लो कि ऐसा ही डिपार्टमेंट दूसरे जिले में है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है। ये पूरा सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर हेड बैठा हुआ है। अब यहाँ पर हेड कौन बैठेगा? जो इन दोनों जिलों का मुखिया होगा, या जो इन दोनों जिलों पर नियंत्रण रखता होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एसपी तो होगा नहीं, यहाँ पर कौन होगा? डीआईजी वगैरह टाइप के व्यक्ति होंगे, ठीक है ना, या आईजी बैठेगा, ठीक है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप समझ सकते हैं उसको। तो अगर ए को, अब चूंकि ए शीर्ष पर है तो बी, सी, डी और ई ये सभी इसके अधीनस्थ होंगे, और बी ए का है ना सबसे कम वाला या निकटतम अधीनस्थ होगा। बी ए का निकटतम अधीनस्थ होगा, बी सी का सी बी का निकटतम अधीनस्थ होगा, सी बी का निकटतम अधीनस्थ होगा, लेकिन ये ए का अधीनस्थ होगा। तो कुल मिला के ए के ये सभी अधीनस्थ होंगे, लेकिन अपने अपने क्रम में। तो फॉर एग्जाम्पल ई का निकटतम वरिष्ठतम अधिकारी कौन होगा? डी होगा, और डी का निकटतम अधीनस्थ कौन होगा? ई होगा। डी किसका निकटतम अधीनस्थ होगा? सी का होगा। तो ये क्रम चलता है। इसी प्रकार इस सर्कल में भी यही क्रम चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर संपर्क स्थापित करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ई है, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है ना। अब ई है और ई को आई से संपर्क स्थापित करना है, तो कैसे संपर्क स्थापित होगा? आई को पहले डी के पास जाना पड़ेगा, डी को सी के पास, फिर बी के पास, फिर ए के पास, फिर यहाँ से ये पूरा संपर्क की चैन आएगी, ठीक है। ये है वास्तविक हायरार्की। लेकिन अब एक थिंकर आते हैं, गैंगप्लैंक का कॉन्सेप्ट आता है। हेनरी फ्योल का गैंगप्लैंक का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था। गैंगप्लैंक का कॉन्सेप्ट हेनरी फ्योल का है कि अगर अब जैसे मान लो ये पूरी सर्कल है ना, इस सर्कल को ब्रेक करना है, कोई बहुत जरूरी काम है और उस काम को तुरंत करना है, और इस जानकारी को हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचानी। तो हेनरी फ्योल क्या कहते हैं कि अगर चा ने ये अंगा को बता दिया और ता ने अइया को बता दिया और आपस में संपर्क स्थापित कर लिया, तब भी जो उनका संपर्क है वो वैलिड होगा। अगर और ज्यादा परिस्थिति खराब हुई और चा और ता ने बिना अपने सीनियरों को बताए आपस में संपर्क स्थापित कर लिया, वो भी जायज है।
इन केस, है ना। लेकिन आपको संपर्क आप स्थापित कर सकते हैं चा और ता अपने वरिष्ठतम अधिकारी को बताए बिना भी इमरजेंसी सिचुएशन में संपर्क कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें अपने बीच जो उनके बीच जो पूरा बातचीत हुई है या जो आदान प्रदान हुआ है सूचनाओं का, उसे अपने अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को वो आगे चल के बता दें या निकट समय में बता दें या भविष्य में बता दें, या मतलब जो घटना या जो चर्चाएं उन्होंने की हैं वो उसको कुल मिला के बता दें। ये है गैंगप्लैंक का कॉन्सेप्ट। तो आप सीधे हायरार्की को ब्रेक कर सकते हैं और अपने जो सिमिलर जिले में या कोई इसे फॉर एग्जांपल कोई एसपी है, ठीक है ना, अब उसको दूसरे जिले के एसपी से संपर्क करना है, तो अब वो पूरी श्रृंखला को नहीं जाएगा ना कि डीआईजी तक पहुंचे फिर जाके एसपी से संपर्क करें, नहीं, एसपी टू एसपी संपर्क हो सकता है। हाँ, अब ये एसपी से एसपी है तो अपने आईजी को बता दे, है ना, और जो दूसरे जिले का एसपी है वो अपने आईजी को बता दे, तो इस तरह का संपर्क हो सकता है और बिना पहले बताए भी संपर्क हो सकता है और बाद में आप उसको बता सकते हैं। यह है गैंगप्लैंक का कॉन्सेप्ट और इसे ही पंद लाखना कहते हैं। तो उर्विक ने ठीक ही कहा है कि प्रत्येक संगठन में सीढ़ीनुमा श्रृंखला वैसे ही आवश्यक है जैसे हर घर में अपना निकास, किंतु इस कड़ी को संचार का एकमात्र साधन बनाना वैसे ही अनावश्यक है जैसे कि घर के निकास में अपना समय बिताना। अब संगठन में जो हायरार्की है उसके कुछ लाभ हैं। उसके लाभ क्या क्या हैं? प्रत्येक संगठन में उद्देश्य की एकता होनी चाहिए जिसे केवल सोपान क्रम व्यवस्था से ही प्राप्त किया जा सकता है। सोपान क्रम संगठन की विभिन्न इकाइयों को आपस में जोड़कर एक संयुक्त ढांचे की रचना करता है। एमपी शर्मा के अनुसार एक संगठनात्मक समन्वय एवं एकजुटता का माध्यम है। तो हायरार्की यह संगठनात्मक समन्वय एवं एकजुटता का माध्यम है। यह संगठन के ढांचे से उच्च तरह संबंधित है। जिस प्रकार सीमेंट किसी भवन के ढांचे से यह संगठन में ऊपर और नीचे दोनों ओर संपर्क का माध्यम उपलब्ध कराता है, जिससे प्रत्येक कार्मिक को यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका संबंध किससे। इससे संगठन में प्रत्येक स्तर और पद पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने में सुविधा रहती है। तो इससे संगठन में प्रत्येक स्तर और पद पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने में सुविधा रहती है। प्रत्येक कर्मचारी को संगठन में अपनी स्थिति और उत्तरदायित्वों का ज्ञान होता है तथा यह भी मालूम होता है कि वह इसके प्रति उत्तरदायी है। सोपान क्रम सिद्धांत के परिणाम स्वरूप स्थापित उचित माध्यम से व्यवस्था से प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाता है, जिससे आसान स्तरों का प्रयोग या मध्यवर्ती स्तरों को अनदेखा किया जाना संभव नहीं हो पाता है। सोपान क्रम के फलस्वरूप उच्चतम स्तर पर काम का बोझ हल्का हो जाता है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हो जाता है, जिससे उच्च कार्यकारी स्तर से नीचे कई और अधीनस्थ स्तर भी स्थापित हो जाते हैं। प्रत्येक अधीनस्थ स्तर स्वयं को सौंपे गए निर्दिष्ट मामलों में निर्णय लेने का अधिकारी हो जाता है। संगठन का प्रत्येक कर्मचारी निर्णय लेने और अपने अधीनस्थों के मार्ग निर्देशन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही साथ इससे सर्वोच्च कार्यकारी के काम का बोझ हल्का होता है तथा अधीनस्थ अधिकारियों में भी संगठन में अपने महत्व की भावना जोड़ पकड़ती है। उचित माध्यम से नियम का कड़ाई से पालन किए जाने के कारण फाइलों की गति की प्रक्रिया आसान हो जाती है और यह जानना आसान हो जाता है कि कोई फाइल विशेष किस समय कहाँ पर है। कमियां क्या है? तो सोपान क्रम पद्धति में आदेश ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। निचले स्तर के कर्मचारियों एवं अधिकारियों से आशा की जाती है कि वे अपने वरिष्ठ लोगों के आदेशों का ज्यों का त्यों पालन करें। इससे निचले स्तरों पर काम करने के प्रति कोई चाव या चुस्ती दुस्ती नहीं रहती है। इससे प्रशासनिक संगठन में लचीलापन नहीं आ पाता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाती है, जिसके कारण संगठन के लोगों में आपसी जीवन संबंधों का भली भांति विकास नहीं हो पाता है। भाई आप अब हमारे बॉस हो तो आपको तो हम कुछ बोल नहीं सकते ना, ये बात रहती है। इस संबंध में सफलता या असफलता काफी समय तक संगठन के प्रमुख की इच्छा अनिच्छा पर निर्भर करती है। यदि वह संगठन में व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर नई स्फूर्ति का संचार कर सके तो सफलता ही सफलता, अंततः संगठन निश्चित रूप से असफल हो जाएगा। सोपान क्रम पर आधारित संगठन की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके कारण कार्य के निपटान में अनावश्यक देरी हो जाती है। पीछे दिए गए चित्र में हमने देखा भी था कि उचित माध्यम से नियम को अगर कड़ाई से लागू किया जाए तो किसी सूचना को चा से ता तक पहुंचाने के लिए उसे डा, घा, खा, क, छ, ज, झ और ग से होकर जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद वापस भी इसी प्रकार सूचना जाएगी। ये कुल मिलाकर 20 सीढ़ियां बन जाएंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि अनावश्यक विलंब। कहा जाता है कि सन 1940 में पर्ल हार्बर त्रासदी, जो पर्ल हार्बर ट्रेजेडी हुई थी, जहां पर जापान ने अमेरिका के ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर एक प्रकार से हमला कर दिया था। इसलिए नहीं हुई क्योंकि अमेरिकी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर का जापानी सेनाओं की गतिविधियों के बारे में समय पर सूचना नहीं मिल पाई थी, बल्कि इसलिए कि उसे यह जानकारी उचित समय
में नहीं मिली थी, है ना। जानकारी तो थी लेकिन उचित समय में नहीं मिली पहले ये अधिकारी, फिर अगर तुरंत बता देता कोई अधिकारी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, संभल जाना, हो सकता है ना हो पाती, तो ये बात रहती। इसके व्यवहारिक प्रयोग देख लेते हैं। यदि पता लगाना आवश्यक है कि प्रशासन के दैनिक कार्यों में सत्ता अथवा अधिकारों का प्रयोग सोपान क्रम सिद्धांत के अनुसार किया जाता है या नहीं। अर्ल लैटहम जैसे कुछ आलोचकों के अनुसार यह सोचना गलत है कि वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थों पर बिना सोचे समझे अधिकार चलाते हैं। यह कहा जाता है कि अधीनस्थ कर्मचारी यह कहा जा सकता है कि अधीनस्थ कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी अधिक अनुभवी होने के फलस्वरूप अधिक ज्ञानी होते हैं। लेकिन यह भी सही है कि कभी-कभी अधीनस्थों के पास अधिक जानकारी होती है क्योंकि वे किसी समस्या से अपने वरिष्ठ की तुलना में कहीं अधिक गहराई से जुड़े होते हैं। ठीक इसी कारण से अधीनस्थों के निर्णयों को उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर दिया जाएगा। यह बात भी समझी जानी चाहिए कि कोई भी संगठन केवल सोपान क्रम के सिद्धांत पर ही नहीं चलता। निग्रो के अनुसार किसी भी संगठन का केवल वही ढांचा और औपचारिक संबंध नहीं होते हैं जो उसके संगठनात्मक चार्टों और नियम पुस्तिकाओं में लिखे होते हैं। संगठन तो वास्तव में एक सामाजिक व्यवस्था भी है जिसमें उसके सदस्य ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं जो अधिकाधिक से अलग हो। इसे अनौपचारिक संगठन कहते हैं। और अगर किसी एजेंसी की कार्य प्रणाली को सही प्रकार से समझना है तो अनौपचारिक संगठन की भूमिका को समझना अत्यावश्यक हो जाता है। अनौपचारिक वही कि आपका संबंध है किसी दूसरे जिले के एसपी से, तो आप डायरेक्ट उससे बात कर लेंगे, वो जरूरी भी नहीं पड़ेगा, कोई ऐसा विशेष काम है नहीं कि उस जिले के एसपी से मतलब डीएसपी है ना आईजी से संपर्क करें, तो आप जनरली ही बात कर सकते हैं। सारांश क्या है, सोपान क्रम को संगठन के सिद्धांत के रूप में सभी जगह मान्यता प्राप्त है। इस सिद्धांत में वरिष्ठ एवं अधीनस्थ के बीच व्यवस्थित संबंधों पर बल दिया जाता है। उचित माध्यम से नियम सोपान क्रम का केंद्र बिंदु है। इस पद्धति के अंतर्गत संगठन का आकार पिरामिड की तरह या त्रिभुज की तरह होता है जिसके शिखर पर सर्वोच्च अधिकारी तथा आधार पर कर्मचारी होते हैं और इन दोनों छोरों के बीच एक के बाद एक कई स्तर होते हैं जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, अर्थात यह सत्ता की एक सीढ़ी है जिसमें कई पद हैं। सूचनाएं और आदेश एक बार में एक सीढ़ी से ही नीचे और ऊपर आ जा सकते हैं। किसी भी प्रकार के उल्लंघन से अव्यवस्था और अविश्वास फैल जाएगा। संगठन के एक सिद्धांत के रूप में सोपान क्रम ऊपर और नीचे के स्तरों के लिए संपर्क के माध्यम से के रूप में कार्य करता है, प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया का केंद्रीकरण करता है तथा संगठन के प्रमुख के कार्य के बोझ को हल्का करता है। लेकिन देरी इस प्रणाली की सबसे बड़ी कमी है। इसके लिए दो आसान रास्तों का पता लगाया गया है, वो है अत्यावश्यक मामलों में अधिकारों अथवा सत्ता की वास्तविक श्रृंखला के ऊपर सेतु स्थापित करना तथा लागना, वही गैंग प्लैंक वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन सोपान क्रम से होने वाले लाभ उसमें निहित कमियों से कहीं अधिक हैं। कुल मिलाकर संगठन केवल औपचारिक संबंधों पर आधारित होकर नहीं चलते हैं, वास्तव में प्रत्येक संगठन में अनौपचारिक संबंध भी होते हैं। वरिष्ठ और अधीनस्थ कर्मचारी अपनेपन और बंधुत्व से सद्भावनापूर्ण वातावरण में मिलकर काम करते हैं क्योंकि उनके बीच अनौपचारिक संबंध भी होते हैं। केवल औपचारिक संबंधों से यह संभव नहीं। सोपान क्रम किसी संगठन की स्थापना के उद्देश्यों की प्राप्ति करने तथा सर्वसम्मति पैदा करने की एक अत्यंत लाभदायी पद्धति है जो संगठन में स्वाभाविक रूप से ही पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ से ये चैप्टर समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जहाँ पर हम लोग स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।